सॉरी स्टूडेंट्स, वो इंटरनेट जरा डिस्कनेक्ट हो गया था जिस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो हम बात कर रहे थे एटम की। तो एटम जो है वो बेसिक पार्ट है जी मैटर का। अब मैटर की कुछ स्टेट्स हैं, आते हैं, जिनमें पहले नंबर पे है जी सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और लिक्विड के बाद आती है जी गैस। और एक एटम के भी कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले नंबर पे है जी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बाद आता है जी न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के अलावा एक और इसका कंपोनेंट है जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, जिसको बोलते हैं क्वार्क। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद इसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा, इसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया। और इसका जो मैस है, इस चार्ज का जो मैस है वो 10 की रेज पावर -31 kg होता है। उसके बाद अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। और इसका अगर हम मास देखें तो 10 की पावर 27 -27 kg होता है। उसके बाद अगर हम न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसको 1932 में जेम्स चैडविक हैं, उन्होंने डिस्कवर किया। और अगर हम इसके मास की बात करते हैं तो 10 की पावर -24 kg जो है वो इसका मैस है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है। अगर हम इन तीनों की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है जी क्वार्क। क्वार्क जो है ये न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल भी इसको कहते हैं। और एटम का जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है वो भी क्वार्क ही है। ये जो पहले तीन पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बेसिक एलिमेंट है एक एटम के। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल बेसिक एलिमेंट्स में से कौन सा है, तो आप इलेक्ट्रॉन को टिक करेंगे। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल या न्यूली डिस्कवर्ड लाइटेस्ट पार्टिकल वो कौन सा है, तो वो आप क्वार्क जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये कुछ एटम के हवाले से जो कुछ इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब कुछ फोर्सेस हैं जो कि नेचर में पाई जाती हैं, जिसमें पहले नंबर पे है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं जी वीक एटॉमिक फोर्स। ये वीक फोर्स है। और चौथे नंबर पे है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये मैक्सिमम फोर्स है, ना ये ज्यादा वीक है ना ही ज्यादा स्ट्रांग है। इन दो फोर्सेस को पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, उन्होंने कंबाइन किया और उन्होंने एक नई फोर्स इजाद की जिसको हम क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। और इस इन्वेंशन की बुनियाद पे इनको 1979 में जो नोबेल प्राइज है वो भी मिला है। तो ये कुछ फोर्सेस के मुतालिक चीजें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद चार्ज। चार्ज किसको बोलते हैं? द फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं जी चार्ज। और चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट है जी कॉलम। चार्ज का यूनिट है कॉलम और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है क्यू से। अब चार्ज की अगर हम कॉन्सेप्ट के लिहाज से चार्ज को देखें तो चार्ज क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इनको फ्लो करने में जितना टाइम लगता है उसको ही हम क्या बोलते हैं जी, चार्ज बोलते हैं। चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट कॉलम है और इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है जी करंट। अगर हम बात करें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। अब करंट का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट है जी एम्पेयर। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू है इक्वल टू आई और टी। आई से मुराद करंट और टी से मुराद है जी टाइम। यानी कि करंट को फ्लो करने में जितना टाइम लगता है उस पॉइंट को, उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? उस फ्लो को हम चार्ज बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बिग बैंग को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट हम बिग बैंग को डिस्कस करते हैं कि बिग बैंग क्या है। ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई हैं ये पेपर में एमसीक्यूज के फॉर्म में ये तमाम चीजें आई हुई हैं कि चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, करंट का यूनिट क्या है, करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इसको किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन, इसी तरह न्यूट्रॉन। तो इन चीजों के बारे में जो है वो एमसीक्यूज आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली बिग बैंग। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिग बैंग की जो थ्योरी है ये 1927 में जॉर्ज लेमेट्रे ने दी है। इन्होंने कहा कि जो बिग बैंग है ये हुआ, यानी कि जो यूनिवर्स की जो क्रिएशन का आगाज है वो एक बहुत बड़े धमाके से हुआ। तो उस धमाके के नतीजे में जो कायनात है वो आगाज हुई। तो इनका यह मानना है कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स क्या थी? यूनिवर्स was a gravitational singularity. Universe was a gravitational singularity.
यानी कि जो कायनात थी वो महज एक नुक्ता थी, और इस नुक्ते के अंदर जो अभी मैंने आपको फोर्सेस बताई, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक एटॉमिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये मौजूद थी। अब क्या हुआ कि इन फोर्सेस के दरमियान जो बैलेंस है वो खराब हो गया, लेकिन यहाँ पे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल होता है। न्यूटन कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहती है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी चीज को करने का इरादा फरमाता है तो अल्लाह ताला की जात कहती है कि कुन हो जा, और वो चीज अल्लाह के हुक्म से जो है वो हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने जब कुन फरमाया तो उस कुन ने इन फोर्सेस को डिस्टर्ब किया, और इन फोर्सेस की डिस्टर्बेंस से ये जो सिंगुलैरिटी थी इसमें इन्फ्लेशन होना स्टार्ट हो गया। और ये फोर्सेस क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज्यादा हाई थी, तो ये जो इन्फ्लेशन था वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अगर मैं इस नुक्ते को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करूं तो इसके अंदर सपोज करें कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इस तरफ मूव कर रही है, ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये इस तरफ मूव कर रही है, ये वीक एटॉमिक फोर्स है, ये इस तरफ मूव कर रही है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इस तरफ मूव कर रही है। तो कभी ये फोर्सेस इस तरफ मूव कर रही हैं, कभी इस तरफ मूव कर रही हैं, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ। तो इनके इन्फ्लेशन से ये जो सिंगुलैरिटी थी इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता गया, और इंक्रीज होने के नतीजे में जब ये सिंगुलैरिटी फटी तो तमाम का तमाम जो मवाद था वो बाहर निकल गया। और स्टार्ट में जब ये फोर्सेस में इन्फ्लेशन हुआ और धमाके के नतीजे में ये तमाम मवाद इस जगह से इस तरह जब वो बाहर निकला तो चीजें बहुत हॉट थी, इनका जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हाई था। इवन के अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इजाद नहीं हुआ जो इस धमाके के नतीजे में जो चीजों का टेम्परेचर था उसको मेजर कर सके। लेकिन कहा जाता है कि 1 सेकंड के 43वें हिस्से में, 1 सेकंड के 43वें हिस्से में ये जो सिंगुलैरिटी थी ये एक अंगूर के दाने के बराबर हो गई। और इस वक्त जो टेम्परेचर था, अगर मैं टाइम की बात करूं यहाँ पे, तो टाइम जो है वो -43 सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड का 43वां हिस्सा। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो इन्फिनिटी था, यानी कि उसको अभी तक मेजर करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। और क्या हुआ कि ये जो सिंगुलैरिटी थी ये एक अंगूर के दाने के बराबर जो है वो हो गई। उसके बाद जब इसमें मजीद एक्सपेंशन हुई, टाइम थोड़ा सा गुजरा, 1 सेकंड का जब 32वां हिस्सा गुजरा तो ये सिंगुलैरिटी के अंदर जो था वो क्या हुआ कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और क्वार्क ने जन्म ले लिया। जब 1 सेकंड का 32वां हिस्सा गुजरा, ये सिंगुलैरिटी मजीद एक्सपैंड हुई, तो इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और क्वार्क जो है वो पैदा हो गए। तब जो टेम्परेचर था वो 10 की पावर 27 जो डिग्री है वो हो गया। उसके बाद मजीद इसमें एक्सपेंशन हुई, मजीद टाइम गुजरा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तब 1 सेकंड का जो है टाइम के लिहाज से देखें तो छठा हिस्सा गुजरा, तो तब टेम्परेचर मजीद कम हो गया, टेम्परेचर 10 की पावर 13 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। अब ये जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और क्वार्क है, ये तमाम जो चीजें आपस में ज्वाइन होने की कोशिश करने में लग गई, एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की कोशिश कर रही है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो पा रही है।
उसके बाद जब मजीद टाइम गुजरा, तकरीबन कहा जाता है कि 3 मिनट का जो टाइम है वो गुजरा, तो जो टेम्परेचर था वो मजीद कम हो गया और 10 की पावर 8 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। अभी भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था और ये जो चीजें हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क, ये आपस में जुड़ नहीं पा रहे। लाइट जो है वो अभी क्रिएट नहीं हो पा रही, अभी जो लाइट है वो शाइन नहीं कर पा रही क्योंकि टेम्परेचर जो था वो बहुत ज्यादा था। उसके बाद अगर हम 5th नंबर पे देखें तो टाइम के लिहाज से 3,80,000 साल, 3 लाख जब 80,000 साल गुजरे तो टेम्परेचर जो है वो मजीद कम हो गया, 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। अब क्या हुआ कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और क्वार्क ये आपस में जुड़ गए और इन्होंने जुड़ के जो है वो एक एटम क्रिएट कर लिया। एटम की जो है वो फॉर्मेशन हो गई और इस एटम को क्या बोलते हैं जी? इस एटम को हम बोलते हैं जी हाइड्रोजन। तो इस तरह आपका जो बिग बैंग है वो स्टार्ट हुआ, वो परफॉर्म हुआ और उसके नतीजे में एक जो एटम है वो क्रिएट हो गया। अब ये जो एटम था ये हाइड्रोजन का था। अब जब हाइड्रोजन क्रिएट हो गया है तो इसके बाद जो फिजिकल वर्ल्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो लाइट है उसको स्पेस मिल जाएगी ट्रैवल करने के लिए, और जैसे ही ये ट्रैवल करेगी तो लाइट जो है वो शाइन करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद जब मजीद टाइम गुजरा, तकरीबन कहा जाता है कि 1 अरब साल, 1 बिलियन ईयर्स, 1 बिलियन ईयर्स यानी कि 1 अरब साल गुजरे तो क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा कम हो गया कि -200 डिग्री पे चला गया। और फिर क्या वजूद में आया? एक जो गैलेक्सी है वो वजूद में आ गई। तो यहां तक आज हमने बिग बैंग को देखा कि हमने एक एटम की जो फॉर्मेशन है वो कर ली, कि बिग बैंग से हम स्टार्ट हुए और बिग बैंग से हमने एक जो एटम है उसकी फॉर्मेशन कर ली। तो कल इंशाल्लाह हम यहीं से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और हम जो गैलेक्सी है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। गैलेक्सी के साथ जो एमसीक्यूज कनेक्टेड है जो पेपर में आए हुए हैं उनको हम इंशाल्लाह थ्योरी की फॉर्म में करेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। तो आज हमने बहुत ही थोड़ा सा पढ़ा है और आपके लिए ये बहुत इजी है। आज के आज ही ये मैं जो वीडियोस हैं इसको YouTube के ऊपर अपलोड कर दूंगा प्राइवेटली, तो आप इसको देख के अपने नोट्स भी बनाएं, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी और थ्योरी के फॉर्म में भी। अब इसके बाद हम कुछ वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के वो पढ़ेंगे, साथ साथ इंशाल्लाह हम जो वोकैबुलरी है उसको भी डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के लिए हम कुछ टाइम रखेंगे तो वो है जी आपकी वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी को किन तरीकों से किया जा सकता है? तो वोकैबुलरी को निमोनिक्स के जरिए, कुछ ट्रिक्स के जरिए जो है वो किया जा सकता है, उसको किसी चीज के साथ लिंक करके किया जा सकता है। तो वो कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आज आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो वोकैबुलरी में सबसे पहले नंबर पे एक वर्ड है जी
अबैश। अब अबैश का मतलब क्या है? अबैश का मतलब है जी शर्मिंदगी, टू मेक अशेम्ड, टू एम्बैरस। अब आपने इस वर्ड को याद कैसे रखना है? अबैश का मतलब है जी शर्मिंदगी। अब आपने इसको याद कैसे रखना है? एबी से मुराद है अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन, और ऐश से मुराद है ऐश्वर्या राय। ये कुछ निमोनिक्स है, कुछ ट्रिक्स है, उनके जरिए आप वर्ड्स को याद रख सकते हैं और ये फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो एबी से मुराद है अभिषेक बच्चन और ऐश से मुराद है जी ऐश्वर्या। तो अब इन दोनों की शादी हो गई है, तो ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा शर्म करते हैं, इनको शर्मिंदगी होती है कि हमें एक दूसरे के साथ जो शादी है वो नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरह अबैश से आप याद रख सकते हैं शर्मिंदगी। इसके कुछ जो सिमिलर वर्ड्स हैं उसमें टू मेक अशेम्ड और एम्बैरेस ये आप याद रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे है जी अबैट। अब इसकी भी सेम इसी तरह की आप ट्रिक बनाएं। एबी से मुराद अभिषेक बच्चन और एट से मुराद यानी ईट, एट और ईटन, ये क्या है? ये खाने की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो एट का मतलब क्या होता है जी? खाना। अबेट का अगर हम मतलब देखें तो अबेट का मतलब है जी कम करना। अब अभिषेक बच्चन खाना इतना ज्यादा खाता है कि वो खाने को कम कर देता है। तो अबैट से आप याद रख सकते हैं टू सबसाइड, टू शॉर्ट, टू कंडेंस, यानी कि कम कर देना। आप इस ट्रिक से ये चीज जो है वो याद रख सकते हैं कि ए बी या अभिषेक बच्चन या कोई भी आप इस तरह की ए बी से कोई ट्रिक बनाना चाहें तो अभिषेक बच्चन खाता इतना ज्यादा है, ए बी एट, यानी कि ए बी एट इतना ज्यादा करता है, खाता इतना ज्यादा है कि वो चीजों को कम कर देता है, टू कंडेंस, टू शॉर्ट। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जी एबडिकेटेड। एबडिकेटेड, एबडिकेटेड का मतलब होता है खुद किसी चीज को, खुद किसी चीज को छोड़ देना या किसी चीज से दस्तबरदार हो जाना। तो इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो आप याद रख सकते हैं। टू रिजाइन, टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन और पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है जी एबरेशन। अबरेशन का मतलब होता है ओहदे से हट जाना, ओहदे से हट जाना, यानी कि डेविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड, नॉट टिपिकल। ये इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? रेशन, यानी जब कोई पर्सन एक ओहदे से हटता है तो वो रेशा रेशा हो जाता है, यानी उसका जो वो मुकाम है वो खत्म हो जाता है, उसकी जो रेशियो है वो बरकरार नहीं रहती। तो अबरेशन से आप याद रख सकते हैं ओहदे से हट जाना, नॉट टिपिकल, डेविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है जी अभोर। अभोर का मतलब होता है नफरत करना या दुश्मनी पालना, किसी से दुश्मनी करना, दुश्मनी पालना या नफरत करना। अब ए से आप याद रख सकते हैं कि कोई हस्बैंड है और बी से आप याद रख सकते हैं कि बीवी यानी कि वाइफ है। इन दोनों के दरमियान जब कोई हूर आती है तो इनकी आपस में नफरत जो है वो बढ़ जाती है। तो अबहोर से आप याद रख सकते हैं दुश्मनी करना या नफरत करना। तो अबहोर से जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो आप याद रख सकते हैं हेट, डिटेस्ट, इस तरह के जो वर्ड है वो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे है जी ऑब्जेक्ट। अब देखें, अब ऑब्जेक्ट से अगर आप इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें
तो अगर आपको आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है, आपसे कोई काम ऐसा होता है कि आपको उसके लिए मना कर दिया जाता है, आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो आप बहुत मायूस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट से आप याद रख सकते हैं मायूसी, और इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है जी एक्सट्रीमली सैड, होपलेस, डिफीटेड। ये आप इसके साथ जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो याद रख सकते हैं। 7th नंबर पे है जी हमारे पास एबॉर्टिव। किसी चीज का एबॉर्ट हो जाना यानी कि नाकामयाब, खत्म हो जाना। तो इसके लिए आप अनसक्सेसफुल का जो वर्ड है वो याद रख सकते हैं। उसके बाद एबनीगेट, इसका भी मतलब है किसी चीज से खुद जो है किसी चीज को छोड़ देना। यानी जब आप गेट के ऊपर जाते हैं तो आप दरवाजे को छोड़ देते हैं, और दरवाजे को छोड़ के आप बाहर निकलते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं खुद किसी चीज को छोड़ देना, खुद किसी चीज को छोड़ना। तो इसके लिए भी आप याद रख सकते हैं टू रिजाइन, टू रिनाउंस, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 9th नंबर पे है जी एब्सोल्यूट। यानी अगर हम किसी को देखते हैं और हम कहते हैं कि तुम बहुत ठीक लग रहे हो, एब्सोल्युटली ओके, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो इसके लिए आप सिमिलर वर्ड्स जो है वो याद रख सकते हैं, क्लियर, अनलिस्टेड, अनलिमिटेड, ओके। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप एब्सोल्यूट के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद 10th नंबर पे है जी एब्सॉल्व। एब्सॉल्व से क्या मुराद है? यानी कि सॉल्व कर देना, किसी चीज का हल निकाल लेना। यानी कि अगर दो लोगों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है और उनकी आपने सुलह करवा दी है, तो आपने उनकी जो लड़ाई है वो खत्म करवा दी है, सॉल्व करवा दी है। तो एब्सॉल्व का मतलब होता है कि सुलह करवा देना, किसी इल्जाम से बरी करवा देना, किसी सजा से मुलतवी करवा देना। तो एब्सॉल्व के लिए आप याद रख सकते हैं फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम सिन या ऑब्लिगेशन। इस तरह के जो वर्ड है वो आप एब्सॉल्व के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद 11th नंबर पे है जी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा था कि कुछ चीजें जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट। तो इसके लिए आप थ्योरेटिकल, ये जो एक वर्ड है इस तरह के याद रख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको वर्ड्स आज बताए हैं। तो इन वर्ड्स के जरिए भी कुछ स्टोरीज बना के, कुछ नेमोनिक्स के जरिए या किसी को किसी चीज के साथ लिंक करके आप जो चीजें हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो साथ साथ आप वोकैबुलरी भी तैयार करते जाएंगे और साथ साथ जो हमारी क्लास है वो भी चलती जाएगी। तो इस तरह आपने चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके करते जाना है। ठीक है बच्चे, आज हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे एंड होती है। इंशाल्लाह कल इसी तरह हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं वो करेंगे। आपको इंशाल्लाह कुछ देर में 1 आवर या 1 आवर एंड हाफ में आपको क्या मिल जाएगी, ये क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। तो आप उसको ओपन करके अपने जो नोट्स है वो डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद आपने प्रॉपर टाइम से उसको क्या करना है, याद करना है। अल्लाह हाफिज। अब बच्चे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है टॉपिक के हवाले से तो वो मेरे से पूछ सकता है।